हम जबरदस्ती घुस गए, छलांग मार के, बहुत ऊंचा नहीं था। जब घुस गए तो पूरा होमगार्ड से लेकर फोर्स वगैरह हमको घेरना चाह, तब तक वो बैठे हुए थे, उनको हम थोपा थोपी शुरू कर दिए चेम्बर में। डीसी एसपी दोनों आए, मैं अड़ गया कि इस पर FIR करना होगा। वो लोग माफी मंगवाया, सब कुछ किया। हमको केवल माफी पर बात नहीं बनेगी, आपको FIR करना होगा है। जिला अध्यक्ष नया लड़का राजनीति में आ रहा है, तू तो भाई प्रतिवाद करेगा तब पहचान भी बनेगी। तो कम से कम प्रतिवाद किया तो सही। ठीक है, जेल गया, तो जेल अगर नहीं जाता तो मामला इशू नहीं बनता। इशू भी तबे बना जब वो जेल गया, क्योंकि हिंदुत्व ही ब्राह्मणों को ब्राह्मण पद देता है। और अगर ब्राह्मण हूं तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई OBC नहीं है, कोई हरिजन नहीं है, कोई दलित नहीं है। हमारे लिए सभी हमारे समाज के उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं जितना हमारा अपना समाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। एक बार फिर हम आज सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य और पलामू के वरिष्ठ लीडर रविंद्र तिवारी जी के पास हैं और बिहार चुनाव पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले पलामू में जो अभी सियासत गरमाई हुई है, जिस तरीके से सदर अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं और उनके साथ हम पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी की नोकझोंक हुई, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और फिर जो बवाल खड़ा हुआ है पूरे जिले में, दो भाग में बंट चुका है। एक तरफ कई नेता हैं, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी हैं, परशुराम सेना और इसके साथ माले के नेता रुचिर तिवारी। वहीं दूसरी तरफ OBC समुदाय के लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो इसे जातिगत हमला बता रहे हैं। आप भी ब्राह्मण के नेता माने जाते हैं, आपका क्या कहना होगा इस पूरे मामले पर जो पलामू में अभी तेजी से उभर रहा है? मैं इसका बहुत गहराई से तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि आशुतोष जी का नाम मैंने जरूर सुना है कि हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं संयोग से बहुत जानकार नहीं हूँ। बावजूद इसके जो ये घटनाक्रम है जो आपने बोला, तो ये कोई इस CO के साथ और केवल एक हम के जिला अध्यक्ष के साथ है ऐसा नहीं है। ये आप पूरे झारखंड के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, तो अंचल अधिकारी हो या थानेदार हो या मतलब हमारा DTO हो या कोई भी अधिकारी हो, तो सही माने में वो अपना जो कर्तव्य जिसको कहते हैं कर्तव्य वो गरीब निभा नहीं पाता। क्योंकि जो सत्ताधारी लोग हैं उनको टारगेट दे रहे हैं कि हमको इतना वसूली करके आपको देना है, तब आप यहाँ पर रहोगे भाई। तो वो अपना ड्यूटी कर रहा है। तो वो जो केस किया है वो एक तरह से सही किया है कि वो जो काम कर रहा है उसके काम में भाई बाधा डालेगा। अभी सामाजिक कार्यकर्ता है तो भाई तो बाधा डालेगा, लेकिन वो भी वो अपना काम हम गलत नहीं कर रहा है। उसको जो निर्देश है, जो उसको काम करने के लिए बोला गया वो कर रहा है, तो वो अपना ड्यूटी कर रहा है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, ये अपना ड्यूटी कर रहा है। और रही बात मुकदमा की, तो ये बात सच है कि जब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हैं तो ये सब मौके आते हैं। मुझे खुद याद है, हम लोग जब यंग में युवा मोर्चा का राजनीति करते थे तो 94-93 में डीजल पेट्रोल का इतना किल्लत था कि ब्याह शादी में लोगों को 5 लीटर डीजल या पेट्रोल लेने के लिए हजारों की भीड़ SDO के यहाँ लगता था। वो लोग रिजर्व रखता था 5-5 लीटर, जैसे कि लोग बड़ी लेकर के बड़ा खुश होते थे कि भाई ब्याह शादी में हमको 5 लीटर मिल गया, जंग जीत गए। तो उस समय मैं भी युवा मोर्चा का नेता था, हम लोग भी भाई दिलवाते थे, लोग आता था तो करते थे। तो जब मैं गया और देखा कि 5000-5000 लोगों की भीड़ है और बाहर से गेट बंद है, पूरा फोर्स घेरा हुआ है, भीतर में डीजल रखा हुआ है, पेट्रोल रखा हुआ है, SDO साहब पर्ची देंगे एक टाइम पर, तो उसके बाद लोग ले लेकर के जाएंगे। तो हमने कोशिश किया जानने का कि भाई जैसे हम तो जानते हैं कि भाई डीजल पेट्रोल तो इनफ्लेमेबल है, तो हर जगह स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर आखिर SDO अपने यहाँ कैसे स्टोर करके इस तरह का खेला कर रहा है बाबा। अगर बेचवाना ही था तो पंपे पर बेचवा लेता, वही चीज यहाँ कैसे बेचवाता। लेकिन बताए कौन, कोई घुस ही नहीं दे रहा है। तो जब कोई घुस नहीं दे रहा है
तो स्वाभाविक रूप से हमको जबरदस्ती करना था, हम जबरदस्ती घुस गए, छलांग मार के, बहुत ऊंचा नहीं था। जब घुस गए तो पूरा होमगार्ड से लेकर फोर्स वगैरह हमको घेरना चाह रहे, तब तक वो बैठे हुए थे, उनको हम थोपा थोपी शुरू कर दिए चेम्बर में। एसडीओ साहब, हाँ, एसडीओ साहब के जब थोपा थोपी कर दिए तो पूरा हंगामा था ही, बाहर में भीड़ था ही, तो हमारे ऊपर भी लोग जमा हो गया। फिर अब चूंकि उसके पास फोर्स था, अंदर में तो मान लीजिए पब्लिक थी नहीं, लेकिन रामदेव राम उस समय एमपी थे, उनको तत्काल खबर हुआ, वो लोग भी आए और हमारे भाजपा के लोग आए, डीसी एसपी दोनों आए। मैं अड़ गया कि इस पर एफआईआर करना होगा, वो लोग माफी मंगवाया, सब कुछ किया। हमके केवल माफी पर बात नहीं बनेगी, आपको एफआईआर करना होगा। लेकिन लास्ट में अमिताभ चौधरी जी एसपी ने कहा कि गुरु मान लीजिए एफआईआर करवा क्या कीजिएगा, आपको भी कोर्ट घूमना पड़ेगा, इसको भी घूमना पड़ेगा। तो वह एक दौर था कि कम से कम उस समय डीसी एसपी भी ऐसे अधिकारी थे, ऐसे नेता थे जो हम लड़ाई लड़े तो मेरे साथ लोग खड़ा भी हुआ। आज तो मैं देख रहा हूं कि इस पर तो कोई खड़े नहीं है, बयान देते हैं लोग, तो बयान वीर होने से राजनीति थोड़ी होता है। आपने प्रतिवाद क्या किया, 1000-2000 लोग खड़ा होते कि भाई इस तरह का अगर गलत है, अब अगर इसका विरोध करना अपराध है तो चलो हम भी करेंगे, अब हमको भी तुम एफआईआर करो, मुकदमा करो, केस करो। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आप जिस जनता के लिए लड़ रहे हैं वो जनता आपके साथ खड़ी है या नहीं है, ये विषय है। और ये विषय केवल यहीं के लिए नहीं है। अब ये जब बात खुली है तो इसको आप ब्लॉक लेवल, भाई सीओ क्या होता है, मान लीजिए अगर अधिकारियों की आप सूची निकालें तो सीओ तो सबसे निचला पायदान पर है। अब सबसे निचला पायदान की जब ये गति है तो क्या लगता है कि बिना ऊपर वाले पायदान के कृपा के निचला पायदान गरीब कुछ गलती करता है क्या? संभव नहीं है। तो यानी गंगोत्री से ही अगर गंगा गंदा होगी तो सफाई यहां से नहीं चलेगा। रही बात कुछ ही राजनेताओं की बात, तो ये तो खुद विचारों के गुलाम है भाई, इनके बात का प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर कल को इनका आला कमान आका हुक्म जारी कर दे कि आपको यही वाला राजनीति करना है, तो इनमें दम है क्या? इसलिए ये फालतू ही बयान वीर होने, मान लीजिए आप अगर आए, आप 1 लाख वोट लाए वो जी, आपके पास जन समर्थन है, खड़ा हो जाते ना, 10,000 आदमी ले खड़ा हो जाओ ना, ये हिल जाएगा, क्यों नहीं होते? तो जो पूर्व मंत्री जी बोले केएन त्रिपाठी जी, वो बस एक बयानबाजी है सोशल मीडिया पर। मैं तो यही मानता हूं, आप सरकार में हो जी, कांग्रेस बराबर का हिस्सेदार है सरकार में, ये कौन सा मजा है? कुछ लोग बोले कि एमपी एमएलए क्या कर रहा है, मैं भी कहता हूं एमपी एमएलए को भी अच्छा या बुरा, भले उनको लगता है कि आशुतोष या जो नाम है वो लड़का का अगर गलत था तो उनको बोलना चाहिए कि ये गलत है जी, इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो सही था, उसका मुद्दा सही था, अधिकारी में अगर कहीं उनको फॉल्ट दिखता था तो ये बोलना चाहिए कि भाई इस तरह के अधिकारियों पर लगाम लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो हम लोग लगवाएंगे। यानी अब शामिल बजा कर नौकरी करना है सबको, तो जितना ही नेता है, अब वो गरीब क्यों फंस गया? इसलिए कि हमको तो कोई जानता होता है नहीं भाई, अब हम कोई बड़ा संगठन तो है नहीं, तो इसका प्रतिवाद होगा नहीं, तो सुरक्षा कौन करेगा? आज यहाँ बड़े संगठन के लोग भी किसी के लिए थोड़ी खड़ा होता है। आप सोसाइटी के लिए कोई भी विषय लेकर चलिए, तो बड़े से बड़ा, हम खुद भाजपाई है, लेकिन भाजपाई खड़ा रहता है क्या? अब नहीं रहता, इसलिए कि सब एक वो नेता के नाम पर जिंदा है, सब उसी के नाम पर राजनीति चल रहा है। भाजपा की आपने बात की, भाजपा नेता हैं ज्योति पांडे, उनके साथ भी विवाद हुआ था पूर्व में सीओ का। हालांकि अभी वो बचाव पक्ष में उतरे हैं, आशुतोष तिवारी के पक्ष में उन्होंने प्रेस वार्ता की है और सीओ के बारे में उन्होंने भी बयान दिया है कि वो भ्रष्ट हैं और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। लेकिन इसके बाद जो सामने आ रहा है कि एक तरफ अभी आप चैनपुर का, इससे पहले का था मामला, चैनपुर सीओ का भी था, इसी तरह का मामला था, सारे लोग विरोध किए, फिर भी चलता रहा। क्यों चलता रहा? मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप केवल इंडिविजुअल किसी पर लेकर के सिस्टम को कैसे ठीक करोगे भाई? ठीक है कि वो गलत है, लेकिन केवल वो गलत है ऐसा तो नहीं है। तो अगर हम कोई राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं तो हमें समग्र रूप से देखना पड़ेगा। ज्योति ठीक है, ज्योति क्या है, उसका जब आदत है, वो गरीब अपना ड्यूटी कर ही रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ वो तो कोई भी रहेगा तो करेगा।
वह कर रहा है सो बात नहीं है। आपका अपना ही लेस्लीगंज ब्लॉक के ऐसा ऐसा आप ही कैपिटल न्यूज से ऐसा ऐसा इशू लाए, आज वही लोग संचालक है ना, क्या हो रहा है? तो वो अपने मन से कर रहे थे क्या? असों से रांची में पूरा का पूरा आदिवासी जमीन के सब हो जा रहा है, केकर कागज पत्र कुछ हुआ है, हम ही खुद अपना झेल रहे हैं। जमीन पर कहीं कुछ नहीं है, वहीं से वहीं बैठल बैठल सारा लोग कर देता है। तो अच्छे लोग की अब मजबूरी है कि चाहे तो मुकदमा लड़े चाहे ही करे। तो ये सिस्टम जो हुआ है, सिस्टम चलाता कौन है? अंतर सरकार चलाता है। तो यानी अगर सरकार ही यही करवा रही है, तो आप इंडिविजुअल किसी सीईओ को, किसी वीडियो, मान लीजिए इस इशू पर इतना मामला हुआ, किसी उच्चाधिकारी का आपने अधिकृत बयान भी सुना क्या? किसी का नहीं आया अधिकारी। क्यों नहीं है? अगर इतने बड़े बड़े सामर्थ्य नेता लोग अगर ईमानदारी से इस इशू पर किसी के साथ हैं, तो क्या उनमें या तो इतना दम नहीं रहा कि वो एकदम प्रभावहीन हो गए हैं, जिसको हम श्रीहीन बोलते हैं, या तो एकदम श्रीहीन हो गए हैं, उनके कुछ बोलने करने नहीं करने का कोई मतलब नहीं, असर नहीं पड़ता, या नहीं तो केवल बयान देकर ही तीसरी करना समझते हैं, उससे ज्यादा वो करना वरना नहीं चाहते। इसको आप हर संदर्भ में देख सकते हैं। मैं वैसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि सीईओ का किस तरह का क्या है, लेकिन केवल उसी के बारे में ये कहा जाए, ये निश्चित रूप से भाई नया पार्टी बनाया है, जिला अध्यक्ष है, नया लड़का राजनीति में आ रहा है, तो भाई प्रतिवाद करेगा, तब पहचान भी बनेगी। तो कम से कम प्रतिवाद किया तो सही। ठीक है, जेल गया, तो जेल अगर नहीं जाता तो मामला इशू नहीं बनता। इशू भी तबे बना जब वो जेल गया। तो आप कह रहे हैं कि जितने भी नेता जो उनके पक्ष में अभी आकर बयान दे रहे हैं, वो बस एक उनका भी पब्लिसिटी स्टंट है कि आशुतोष तिवारी के जेल जाने के पीछे वो भी अपने आप को चमका ले रहे हैं। सड़क पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, या फिर उनके वास्तविक मददगार के तौर पर कोई सामने नहीं आ रहा है। मुझे तो यही लगता है दो ही कारण हो सकते हैं ना, कि या तो आपके पास कोई क्षमता रहा नहीं, आपके अगर आपके प्रतिरोध का अगर कोई प्रत्युत्तर नहीं आता, उसका कोई असर नहीं होता, आप तो आप क्षमताहीन है, और नहीं तो आप केवल बयान देकर तीसरी करना चाहते हैं। लेकिन आपको भी खतरा होगा कि कहीं दूसरा लीडर ना खड़ा हो जाए। भाई ये भी होता है ना कि मान लीजिए हम आज सपोर्ट कर दिए, अब कल को मेरे ही लिए ना खतरा हो जाए, बहुत तरह की बात हो जाए। वो भी लड़का अगर मेहनत कर रहा है तो निश्चित रूप से अपने को ऊपर लाने के लिए कर रहा है, कोई क्यों करेगा? और अगर वो लड़ेगा तो ये बात सच है कि सच्चाई जो होती है उसकी जीत होती है, और संघर्ष तो अगर आप सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आरती लगा करके किसी को कुछ मिलता है। तो अच्छा है, लड़का है, संघर्ष कर रहा है, किसी भी आज हम में है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, आगे बढ़ेगा। इस विवाद के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जब नेताओं ने प्रेस वार्ता किया, बयान अपना दिया, तो दूसरी तरफ ओबीसी के तरफ से कल अजीत मेहता अपना बयान मीडिया में दिया, और आज ओबीसी मोर्चा के कई नेता सामने आ रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले जो सीईओ रहे थे जेके मिश्रा जी, उनके कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन उस वक्त कोई भी नेता, या यूं कहें ये लड़ाई जो है जनरल वर्सेज ओबीसी का माहौल देने का रूप कहें, या फिर कर दिया जा चुका है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये समाज के लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, मैं खुद भी, आप भी बोले, मैं खुद भी, ये बात सच है कि पहले ब्राह्मण हूं तब हिंदू हूं। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व ही ब्राह्मणों को ब्राह्मण पद देता है, और अगर ब्राह्मण हूं तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई ओबीसी नहीं है, कोई हरिजन नहीं है, कोई दलित नहीं है। हमारे लिए सभी हमारे समाज के उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं जितना हमारा अपना समाज है। लेकिन हाल के दौर में जिस तरह की राजनीति चली है, हम खुद भी ब्राह्मणों के समर्थक हैं, और मैं कह रहा हूं, तो अजीत जी अगर सामाजिक कार्यकर्ता है और रियल में पिछड़ों के अगर सही में उनको लगता है कि समर्थक है, और मुझे नहीं पता कि ये जो सीईओ साहब है पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जब पढ़ लिख कर उस सीईओ बने
तो न वो पिछड़ा है, न ब्राह्मण है, न उच्च है, न दलित है, न कुछ है। वो एक प्रशासनिक अधिकारी है। उनका दायित्व है अपने काम को निष्पादन करना। इनका काम है कि जो रियल में समाज के वंचित पीड़ित जो अति पिछड़ी के लोग हैं उनके लिए बात करना। रही बात कि मिश्रा जी थे तो वो भी बहुत भ्रष्ट थे, बहुत करप्ट थे, इसलिए उनके विरुद्ध सवाल नहीं उठा। बात सही है, ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं या कोई दूध का धुला है। मैं पहले भी बोला आपको कि वो तो मजबूरी है, गरीब लोग अपना ड्यूटी कर रहा है भाई, शासन जैसा चाहेगा वो करता है। तरीका बदल गया है लोगों के शोषण, सबका अपना अपना तरीका है। तो मैं ये नहीं कहता कि था, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। कोई भी मुकदमा करके अपने से मामले को तुल नहीं दिया। इनको भी चाहिए था कि अगर मामला हो भी गया था तो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको उसको अपने ही यहाँ कवर करने में कोई बहुत समस्या नहीं थी। तो इसके लिए तो मिश्रा को हम बधाई देते हैं कि भाई अगर इनके अजीत जी के अनुसार अगर वो इससे भी बेसी भ्रष्ट थे फिर भी उसके खिलाफ कोई मामला नहीं उठा, तब तो यानी कि बढ़िया मैनेजर था भाई, नहीं कर सका। तो जब मामला जिसका उठता है उसी का मामला बनता है। मान लीजिए बहुत चोर चोरी कर रहा है लेकिन वो पकड़ा ही नहीं रहा है, उस पर FIR नहीं हो रहा है, तो क्या बात होगा। तो इनको अगर सामाजिक कार्यकर्ता थे तो इनके लोग भी थे, मिश्रा के खिलाफ में इनको मामला करना चाहिए था। किसने रोका था? अब आज ये ब्राह्मण वो अति पिछड़ा बनाना, अरे भैया वो प्रशासनिक अधिकारी है, ये पॉलिटिकल सोशल वर्कर है, दोनों के बीच के मामले जो है उसमें मैं तो अभी भी बोला कि अकेला किसी CO के लिए कोई बोलेगा कि ये मामला है तो नहीं है, ठीक है इसके साथ मामला हो गया इसलिए मान लीजिए इसको कहा जा रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं हुआ इसका मतलब उसके पास मामला नहीं है, इससे बड़ा बड़ा मामला है। लेकिन ये हिम्मत किया आशुतोष या जो भी नाम है लड़का, इसके लिए बधाई का पात्र है भाई। किसी को प्रतिवाद तो करना पड़ेगा, और जो विरोध करेगा प्रतिवाद करेगा वही लीडर होगा, और मुकदमा होगा तो जेल जाएगा, इसमें कौन सा समस्या है भाई। लेकिन ये अगर जेल में जाएगा तो वो राज भोगेगा, वो नेता रहेगा, जो नेता रहेगा वो कहीं नेता रहता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू बता रहा हूं। इसको आप जब समाज में कोई भी चीज होती है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक चावल को पकड़िए पूरा हाड़िया को समझ में आएगा। तो केवल CO केवल ब्लॉक केवल एक जगह की बात नहीं है, ये मामला पूरे तौर पर हर जगह आपको दिखेगी। चाहे आप इसको यहाँ से ले लीजिए, ब्लॉक से जिला चले जाइए, प्रदेश चले जाइए, नेशन चले जाइए, अंडर पूरा का पूरा वर्ल्ड चले जाइए, तो उसी सिस्टम से चल रहा है। अभी पूरा जो तेल से लेकर के अंतरराष्ट्रीय मार्केट का मामला चल रहा है, ये मामला क्या भाई, हम किससे क्या लेंगे नहीं लेंगे, इसमें ये करके फिर उसका वहां से वहां तार भिड़ाना। तो ये अपना चलाने के लिए सारे जगह ये सिस्टम कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और बदलाव प्रकृति का नियम है, और ये बदलाव जनता ही लाती है। आज ये बात हमको आपको कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के तारीख में जनता खुद अपने हितों के प्रति एकदम ईमानदार नहीं है, वह खुद खड़ा नहीं है। उसे खुद लगता है कि हमारे लिए जितना कुछ बन जाए व्यक्तिगत इंडिविजुअल वही पर्याप्त है, बाकी देश समाज भविष्य से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जब लोग अपने स्वार्थ में केवल व्यक्तिगत, इसको हम स्व बोलते हैं, जैसे सामाजिक भाव अगर विलोपित हो जाएगा, ये मामला आज है तो मान लीजिए ठीक है किसी एक दो लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर अंचल में आज अंचल के पास रियल में काम क्या है, जगह जमीन के रिकॉर्ड का संधारण और सही सत्यापन और संचालन। अब यही अगर मुनाफे का व्यापार हो जाएगा, अस्पताल जिसको भगवान का दर्जा प्राप्त है डॉक्टरों का, उसको खून चूसने का इतना बड़ा बीमारी हो गया कि उससे बड़ा खून चूसने वाला कोई है ही नहीं। अभी समाज में सरेआम चल रहा है भाई, होटल जो 5 स्टार है उससे ज्यादा महंगा हॉस्पिटल हो गया, वहां रूम अगर लीजिए वो ज्यादा महंगा हो गया। एजुकेशन जो अपने मैट्रिक फेल है वो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चला रहा है बाबा, अपने मैट्रिक फेल है, MBBS का डिग्री दिला रहा है।
तो जब सिस्टम इतना उल्टा हो जाएगा तो आप इसको छोटे मोटे आंदोलनों से बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है और ये बदलाव दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है कि आप मान लीजिए पूर्व से लीजिए तो भारत ही पूरे विश्व को संस्कृति से लेकर के जीवन जीने का पूरा सिस्टम बताया सिखाया। वहां से जब बदलाव हुआ तो बदलाव होते होते उसका कुछ न कुछ यूनिट लेते 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 बिखराव होते होते कहां से कहां आज कहां खड़ा हो गया। भारतवर्ष 1947 में अंग्रेजों से मुक्त हुआ। आज भी मिथक है कि कांग्रेस आजाद करा दिया, फलाना आजाद करा दिया। अरे उस समय दुनिया के सारे कोने से अंग्रेज पीट कर भगाए गए, अब खुद भागे, सत्ता छोड़कर भागे। तो भारत में दुर्भाग्य ये हुआ कि सत्ता जो बदला वह रियल में उसी के अनुकूल वो अपना ही पौष पुत्रों को बैठाया। वो केवल चेहरा बदला, आईना वही का वही रहा। ये जब बदलना शुरू हुआ 2014 के बाद तो आपको बदलाव दिखा। आपको उदाहरण में मैं बताता हूं। आज सिंगापुर, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जानेंगे, 1947 में भारत आजाद हुआ, सिंगापुर 1959 में हुआ। वो भी 59 में उसको शासन और मिलिट्री दो चीज का पावर नहीं दिया। चुनाव हुआ, वहां पर कोई वांग चूक करके प्रधानमंत्री बने और उसने उस सिंगापुर को जो झुग्गी झोपड़ी और केवल नशेड़ियों का गढ़ हुआ करता था, केवल समुद्री जो किनारा था वही उसका पूंजी था, उस सिंगापुर को 40 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनाया और पूंजी स्टेबल हुआ और 15 साल से 20 साल के अंदर में वहां पर बेरोजगार मुक्त बनाया। उसके लाइन पर जब पूंजी निवेश का काम जब शुरू हुआ अटल जी के समय में, उसके बाद जब मोदी जी के समय में, तो आप कल्पना कीजिए कि 12वां से चौथा इकोनॉमी में आप पहुंचे। उसी का लड़ाई का देना है कि तेल से लेकर के पेट्रोल तक हर जगह चल रहा है। तो सत्ता जो है, यही मेरा कहने का मतलब है कि चाहे वह एक सीओ का मामला हो या कुछ भी हो, मुख्यमंत्री के हाथ में आज के तारीख में एकदम एक सूत्री शासन हो गया है। यहाँ मंत्री भी नौकर है, मंत्री का भी अफसर सुनता हूं नहीं है। सच्चाई यही है। विधायक सिधायक तो छोड़ दीजिए, मंत्री का भी कोई नहीं सुनता होता है। एकदम एक जगह मुख्यमंत्री के यहाँ केंद्रित है पूरा का पूरा पावर। और मुख्यमंत्री के पास ऐसे ऐसे सड़क छाप लोग हैं जिसको समाज से, सिस्टम से, व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। वो फिक्स किए हुए है सारे अधिकारियों को। अब अधिकारी उसी के प्रति उसी की नौकरी कर रहे हैं। अब उसकी भी मजबूरी है भाई, उसको रहना है जो है, वो नौकरी करना है, वो तो नौकरी कर रहा है, उसका आदेश का पालन करता है। इसलिए यह प्रतिवाद तब तक होगा जब तक कि लोग सत्ता के विरुद्ध वाकई में सिस्टम के लिए, लेकिन उससे पहले खुद में ईमानदार बनना पड़ेगा। ये आप खुद में कितने ईमानदार हैं? अगर हम खुद दागदार हैं और हम दूसरे पर आरोप लगाएं तो कितना असर करेगा। इसलिए आज राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी यह आत्मविश्लेषण का विषय है कि आखिर उनका औकात। हम लोग तो भाई 95 में केपी रमैया ऐसा डीसी को मैं आंदोलन किया था, आप लोगों को पता नहीं, उस समय याद है कि नहीं? जो पत्रकार होंगे समाज के लोगों को याद करेंगे। 3 दिन तक तो उसका पानी बिजली काट दिया था। लालू के राज में उसको 3 दिन में हटना पड़ा था। हम लोग कार्यकर्ता रामविलास पासवान था, रामविलास राम था छतरपुर का, उसको अपमानित कर दिया था छतरपुर में, अब घोषणा करके, अब दंगे की चोट पर अब हटना पड़ा था। कौन सा राजनीति कर रहा हो भाई? सत्ता में भी हो, 1 लाख वोट के, 2 लाख वोट के, कोई 50,000 वोट के, कोई करोड़ों के साला मालिक भी हो बाबा, और सबसे यहाँ से वहां तक विश्व के नेता भी हो। अब इतनी छोटी छोटी बात, अब आजा इशू क्या बनता है? तो अपना जहाँ इंटरेस्ट का विषय है, हमेशा इशू ऐसे ही बनता है। तो आपकी भूमिका जब ऐसी होगी तो आपका प्रभाव भी ऐसा होगा। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने सामाजिक जीवन के प्रति सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए
और तभी ये असर पड़ेगा। और रही बात बदलाव की, बदलाव प्रकृति का नियम है भाई, हम उसके वाहक बने न बने, प्रकृति तो अपने बहाव में ले ही जाएगी, जिसको जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। बातें लंबी होती चले जाएंगी और आज के इंटरव्यू में एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप नेशनल इशू पे लगातार बात करते हैं, सभी राज्यों पे आपकी नजर होती है, आप घूमते रहते हैं। बिहार चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, इस बार क्या लगता है बिहार में? देखिए, ये बात सच है कि बिहार चुनाव, चाहे मान लीजिए अगर पिछले 90 दशक के बाद से आप देखें तो पूरा बिहार का चुनाव दो ध्रुवीय चुनाव है, एक नीतीश और लालू, लालू वर्सेस नीतीश। अब इसमें बीजेपी एक बड़ा पार्ट है, लेकिन सही मानने में अभी भी केवल पार्ट भर है। लड़ाई के केंद्र लालू और नीतीश ही अभी तक तो है। अब मान लीजिए ठीक है कि तेजस्वी जी का नाम आ रहा है, लेकिन सही माने में अभी भी तेजस्वी जी उस स्तर तक तो पहुंचे नहीं है। इसलिए लड़ाई लालू और नीतीश का ही है। और लालू जी का 15 साल का कार्यकाल का ऐसा काला धब्बा है जो बिहार में जब तक लालू जी के नाम अब ब्रांड रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश को कोई हरा पाएगा। हाँ, कुछ उनके वोट बैंक हैं जो मजबूत वोट बैंक है, जो मोटा मोटी 32 से 34% होता है। कोई कितना भी करेगा, 32-34% उनके पास है। तो जो बाकी जो फ्लॉट वोटर जो है, जो 8% के लगभग जो ट्रांसफर करेगा, जो सत्ता में इधर से उधर करेगा, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये लोग पागल हो रहे हैं। अनंत सिंह का मामला ले लीजिए, मोकामा का मामला लीजिए, उधर का लीजिए, क्योंकि ये अब उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि इसको किसी भी तरह से 4-5% हम इधर से इधर कर दें तो मामला बदल जाए। लेकिन अब जो है देखिए, दौर रहा नहीं। प्रशांत किशोर जी एक बेहतर रणनीतिकार माने जाते हैं और जनसुराज पार्टी लेकर वो पिछले 3 सालों से जिस तरीके से लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच पैठ बना रहे हैं, कितना असरदार होगा? देखिए, ये बात सही है कि प्रशांत जी अच्छे अब रणनीतिकार अब खुद को कहते हैं या लोग कहता है, मुझे तो नहीं लगता। तो रणनीतिकार क्या होता है? आप खूब रणनीति बना लीजिए, आपके पास अगर टीम नहीं है बूथ भाई, तो इनका दम है कि चुनाव जिता देंगे। तो जो संगठन खड़ा किया मैंने बूथ भाई, वो सफल नहीं हुआ। ये जाकर के कागज पर स्केच खींच दिए, बसी बसी बड़ा रणनीतिकार हो गए। दूसरा, प्रशांत जी मुझे लगता है कि दूसरे केजरीवाल होंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। प्रशांत जी के आप लोग खुद मीडिया में पता कर लीजिए, दिल्ली का पूरा एबीपी न्यूज का 90% टीम प्रशांत किशोर के लिए 1 साल से काम कर रही है, 1 साल से। और ऐसे ऐसे हजारों लोग कर रहे हैं जिसको लाखों रुपया महीना सैलरी मिलता है। तो ये कॉरपोरेट चला करके जो राजनीति कर रहे हैं, तो ये यही तो केजरीवाल भी किया था सर। केजरीवाल ने भी दिल्ली में क्या किया था? कॉरपोरेट बनाया था। हर वार्ड में उसके 10 पेइंग स्टाफ थे जो ये व्यवस्था करते थे। तो ये प्रयोग दिल्ली में फेल हो गया। अब उससे अब लोग डर भी गया। अब उसमें अच्छा या बुरा में से एक चुनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जहर का शीशी, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के राज में सब बहुत बेहतर, बहुत साफ सुथरा, पाक साफ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको 2 पॉइजन का शीशी है। अब एक जो है पीना और मर रहा है, एक पीने के बाद 2-4-5-6 साल 10 साल का लाइफ है। तो शायद मान लीजिए उसमें फिर पुनर्वापसी की संभावना हो। तो नीतीश कुमार जी धीमा वाला जहर है, उनको एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट है। इसलिए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और मैं आज आपको बता रहा हूँ 130 से 150 सीट एनडीए को आएगा। चलिए, तो बिहार चुनाव के परिणाम पर भी हम देखेंगे और आपने जो शहर का लोकल इश्यूज है उस पर भी सुना कि किस तरीके से बेबाकी से इन्होंने एक एक मुद्दे को बारीकी से समझाया और जवाब दिया। इस तरीके के मुद्दे को लेकर हम लगातार शहर के वरिष्ठ लोगों से मिलते रहेंगे और उनके विचार से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।